तो खिदमत दीन का ख्वाब बुना, ताबीर का किस्सा जारी है। एक शम्म हिदायत दिल में जली, तनवीर का किस्सा जारी है। खिदमत दीन का ख्वाब बुना, ताबीर का। हम लोगों ने कल देखा था कि इस्लाम ने औरतों को कितने हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने औरतों को उतने ही हुकूक दिए हैं जितने आदमियों को दिए हैं, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ सोशल इक्वालिटी। सोशली वो लोग इक्वल हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए अल्लाह पाक ने जितने हक पढ़ने के आदमियों को दिए हैं उतने ही हक पढ़ने के औरतों को दिए हैं। हमने ये जाना कि इस्लाम की पहली नर्स थी रुफैदा, जिन्होंने जंगे बदर, जंगे ओहद सब में उन्होंने सहाबाओं के, और इवन सिर्फ सहाबाओं के नहीं, जो दुश्मन आर्मी के सोल्जर्स थे उनकी भी हेल्प की और उन लोगों को भी इलाज करती थी उन्होंने। साथ ही और दूसरे लोगों को भी और दूसरी लेडीज को भी साथ में सिखाया, मेडिकेशन वगैरह, मेडिसिन वगैरह देना बनाना, जिससे और दूसरी औरतों ने भी उनके साथ मिलकर सहाबाओं को और दूसरे बाकी सबको घायलों को इलाज करती थी। और हमने सीखा आर्टिकल नंबर 25 के बारे में। आर्टिकल नंबर 25 में हमें क्या क्या सेफ्टी दी गई है, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, हमारा हिजाब, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस, हमारा नमाज, सब राइट्स जो हमको दिए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 25 में, जैसे हमें जो राइट्स हमें मिले हैं वो सब हमने डिस्कस किए कल। हम लोग ने आर्टिकल नंबर 350 समथिंग पे डिस्कस किया था, जिसमें हमें राइट टू एजुकेशन वगैरह सब कुछ दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। साथ ही हमने देखा हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत फातिमा हमें कितनी स्ट्रॉन्ग लेडीज इस्लाम में रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लाम औरतों को कमजोर नहीं बनाता है, इस्लाम औरतों को मजबूत बनाता है। ये हमारा हिजाब, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, हमारी आइडेंटिटी है। आजकल के जमाने में जब बेहयाई आम है, इस वक्त अगर हम हिजाब लेकर दुनिया के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कांग्रेचुलेशंस मैं तो कहना चाहूंगी उन सब औरतों को जो अपने दीन के दायरे में रहकर और इस दुनिया को भी साथ साथ लेकर चल रही हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहली बात तो अगर आपके थ्रू आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी बच्चियां, आपके बेटे इस दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं और इस्लाम का एक अच्छा इमेज दुनिया के सामने बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फक्र की बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को देखकर लोग ये कहें कि ये है मुसलमान बेटियां, ये है मुसलमान बेटे। तो इस चीज के लिए पहले हमें पता होगा, हम एजुकेटेड होंगे, हम जानेंगे चीजों को, तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो हमारा पहला मोटिव ये होना चाहिए कि हमें सीखना है, और इस्लाम और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हमें सीखने का हक देते हैं। और हमने जाना कि आजकल तो नहीं कहूंगी, अभी जो हमारी वाली पीढ़ी थी, मैं कहूंगी कि हमारे टाइम पर पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, स्पेशल लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर। लड़कियों को कभी स्कूल भेजा ही नहीं जाता था, कभी 5वीं क्लास से छुड़वा दिया स्कूल, कभी 12वीं क्लास करके छुड़वा दिया। तो अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो आने वाले टाइम की लड़कियों की डॉक्टर कौन होगी, आने वाले टाइम की लॉयर कौन होगी, आगे आने वाले टाइम की इंजीनियर कौन होगी। आज मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मुझे लेडीज डॉक्टर मिल जाती है। कितनी फीमेल लेडीज डॉक्टर जो हैं जो मुसलमान हैं, बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि हमारे वक्तों में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए इस चीज का कि हमारे माँ बाप ने हमें इस लायक बनाया कि हम आज यहाँ बैठे हैं और तालीम दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। इसी तरह से हमें आने वाली अपनी बेटियों को एम्पावर करना है। सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने के साथ साथ हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम सामना कर सकें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोल सके। गलत सिर्फ ससुराल में ही नहीं होता है, गलत अपने घर में भी होता है, गलत कॉलेज में भी होता है, गलत स्कूल में भी होता है, गलत जब हम घर से बाहर कदम निकालते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो तैयार बैठे हैं एक मौका ढूंढने के लिए। तो हमें उस तरह से अपने आप को कैसे सेव करना है, हमें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमको सेव कर रहा है, तो वो सब चीजें हमें जाननी है। कुछ चीजें हमने कल जानी और उन्हीं को आज हम एक्सटेंड करेंगे चीजों को, ठीक है। तो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों को जो भी कुछ लगता है इम्पोर्टेंट, तो आप उन चीजों को नोट करते रहिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में उस चीज को रेफर करने में थोड़ा आसानी हो। कल हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 354, ABCD वो सब हमने देखा था। अभी हम और कुछ चीजें भी देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन्स को राइट देते हैं।
सिर्फ मुसलमान वुमेन्स को नहीं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हर औरत को वो राइट दे रहा है, इंक्लूडिंग हम। ठीक है, तो हम आज उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स के राइट्स, द लीगल शील्ड ऑफ एम्पावरमेंट फॉर एवरी सिटीजन। हर औरत जो इंडियन सिटीजन है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, वो चीज हम आपको बताएंगे। जिन लोगों को अगर बाई चांस प्रॉब्लम है इंग्लिश में पढ़ने में, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं वही चीज आपको बता रही हूँ जो सामने लिखी है, उससे एक्स्ट्रा या फिर उससे कम मैं आपको नहीं बता रही। द फाउंडेशन ऑफ इक्वालिटी, हमारा हक है इक्वालिटी, इक्वल रहना। एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल रिगार्डलेस जेंडर, मर्द और औरत की भेदभाव को हटाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी देता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। अगर आज हम कहीं पर गए हैं, हमें कोई नौकरी करने गए हैं और वहां पर किसी आदमी को प्रेफरेंस दी जाती है, औरत को नहीं दी जाती है, तो वो हमारे हक को वायलेट कर रहा है। हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं कानूनी तौर पर। लोग अगर कोई हमें किसी हक से रोक रहा है, हमें वोट देने के हक से रोक रहा है, हमें पढ़ाई के हक से रोक रहा है, इसलिए कि हम एक फीमेल है और सामने वाला आदमी है, मर्द है, तो ये हमारे खिलाफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भेदभाव है, जिसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं। नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड एवरी वुमन हैज द राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन। हमें पूरा राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। The article ensures that legal process our rights are administered fairly, providing a backdrop for the all women in India. इंडिया में हर वुमेन अपने हक को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि उस पे जा सकती है, कोर्ट जा सकती है, कंप्लेन कर सकती है अगर कहीं भी उसको फील होता है कि मेरा हक मारा जा रहा है। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 हमको क्या बताता है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, हमारे खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे हम किसी भी रिलीजन से हो, चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो, चाहे हमारी जात कुछ भी हो, चाहे हम मर्द हो या हम औरत हो, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर कहीं होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर कल को हमारे ऑफिस में या फिर हमें कहीं भी कहा जाता है कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे, तो हम उसके खिलाफ जाकर आवाज उठा सकते हैं। जो हमारा मिनिमम हिजाब है कम से कम वो तो हम करेंगे। अगर कल को हमें कोई कहता है कि आप नकाब और ग्लव्स यूज मत करो, दैट्स ओके, क्योंकि वो अगर बहुत जरूरी नहीं है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमें कहता है कि आपको हिजाब ही नहीं करना है, आपको सर खुला छोड़कर आना है, तो उस चीज, या फिर आपको आधी आस्तीन पहनकर आनी है, या फिर टाइट कपड़े पहनने हैं जो आपकी बॉडी दिख रही है, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल नंबर 15 का थर्ड पार्ट कहता है एम्पावर द स्टेट टू मेक सोशल प्रोविजन स्पेसिफिकली फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। आर्टिकल नंबर 15.3 जो है वो औरतों को और बच्चों को स्पेशल प्रोविजन देता है जिनसे वो सेफ रह सके। इसमें काफी स्कीम चलाई जाती हैं, काफी कुछ किया जाता है औरतों और बच्चों के बेनिफिट्स के लिए। पब्लिक एक्सेस, गारंटी इक्वल एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक प्लेसेस, एंटरटेनमेंट। औरतों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट देता है सब जगह जाने का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का, रेस्टोरेंट्स जाने का, होटल जाने का, जहां मर्जी को जाना चाहे जाने का। अगर किसी जगह पर आपको कहा जाता है कि औरतें यहाँ नहीं जा सकती हैं, तो उस चीज के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। एम्पावरमेंट वाया एजुकेशन, एजुकेशन से भी हमें एम्पावर किया जाता है जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, फ्यूचर अच्छा हो। तो अभी देखिए ये बात समझिए, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल को बताया था कि हमारे दीन को लेकर, हमारे इस्लाम को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि एज अ होल वुमेन, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, औरतों के लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसमें हम हर औरत की बात कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर औरत की, जिसमें हम भी आ जाते हैं। राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट, एजुकेशन हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A कहता है कि बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 14 साल तक, इंक्लूडिंग लड़कियां, 14 साल तक फ्री एजुकेशन। वो हमें सरकारी स्कूलों में मिल जाती है, सब जगह मिल जाती है, वहां पर लड़का हो या लड़की हो सबको एडमिशन मिल जाता है इजीली। अगर कहीं पे लड़की को एडमिशन नहीं मिलता है तो वो है लॉ का
उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और द गर्ल चाइल्ड दिस इज रेवोल्यूशनरी शील्ड अगेंस्ट लिटरेसी। और ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि कई जगहों पर अगर जैसे घर में 10 बच्चे 10 सॉरी अगर घर में 5 बच्चे हैं तो उसमें से लड़कों को पढ़ने भेज दिया जाता था और लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था। अगर हम आज की डेट में हमारी दादी या हमारी माओ की जनरेशन पर जाएं तो हम अपने घरों में ये चीज देखते हैं कि हमारे जो घर के आदमी हैं वो फिर भी पढ़े लिखे हैं और जो औरतें हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी नानी पढ़ी लिखी नहीं है, बट मेरे जो नानी के भाई हैं वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। ये क्यों होता था, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ लड़कों को दी जाती थी। चाहे आप उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझ लीजिए, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था तो वो सोचते थे कि चलो अपने लड़कों को पढ़ा लेते हैं, लड़कियों को पढ़ाई जरूरी थोड़ी है, लड़कियों को तो वैसे भी घर संभालना है ना। तो इलिटरेसी लड़कियों में कम करने के लिए, लड़कियां अनपढ़ ना रहे, इसलिए सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया जिससे लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए एनकरेज किया जा सके। घर के सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी स्कूल जाए, इसलिए सरकारी स्कूलों में 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। और आजकल एक नई स्कीम भी चल गई है EWS, जिसको हम RT एजुकेशन कहते हैं। उसमें बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में 8वीं क्लास तक की फ्री पढ़ाई दी जाती है माइनॉरिटी को। और मेरे तो अभी तक के जो मैंने देखा है मुसलमान बच्चे उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। आई होप आपके भी कुछ बच्चे या फिर आप लोगों की जानने वालों में से कुछ बच्चे उस स्कीम में पढ़ते होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत फेमस है। अभी कल मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पास कल एक कॉल आया इस क्लास के बाद ही। एक कोई मुफ्ती साहब थे, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अच्छे से पढ़ ले। अभी वो शायद 18 साल की बताया था कि 18 साल की है और मैं चाहता हूँ वो अच्छे से पढ़ ले, उसका फ्यूचर बन जाएगा, वो कामयाब हो जाएगी। मुझे इस चीज का इतना अच्छा लगा ये चीज जानकर कि बाप अपनी बच्चियों के बारे में इतना सोच रहे हैं, चाहे वो खुद स्कूल में एजुकेशन उन्हें ली या नहीं ली मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें इस चीज का फिक्र है कि हाँ मेरी बेटी का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, मेरी बेटी का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। उन्होंने ये अल्फाज बोले कि बर्बाद होने से बच जाएगी। तो इस चीज का मुझे बहुत खुशी है कि हाँ हमारे यहाँ से भी लोग अब आगे आ रहे हैं कि हाँ हमें अपने बच्चियों का, अपनी लड़कियों का फ्यूचर सिक्योर करना है, और यही जज्बा हम सब में भी होना चाहिए। Breaking the cycle, 100% target enrollment. Education is the most powerful tool for cycle. By guaranteeing education as a fundamental right, the Constitution ensures that every girl has the opportunity to lead her community. तो जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है सरकार लड़कियों को, वो उनका फंडामेंटल राइट बनाकर कर रही है, जिससे कि कोई भी लड़की अनपढ़ ना रहे। और लड़कियों का जो अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, जो लड़कियां बढ़ चढ़कर अपनी सोसाइटी में हिस्सा ले, अपनी सोसाइटी को बढ़ाने में, अपनी फैमिली को बढ़ाने में। सोसाइटी तब बढ़ती है पहले फैमिली का वो होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, तब सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होता है। आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, कल को मेरी बच्ची पढ़ी लिखी होगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी। एक आदमी पढ़ता है ना तो वो एक आदमी पढ़ा लिखा होता है, और लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो वो पूरी फैमिली पढ़ी लिखी होती है। इस चीज को जब हम ध्यान रखेंगे तो हमें अपनी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि एक फैमिली में एक लड़की की, एक औरत की क्या इम्पोर्टेंस है। जब माँ पढ़ी लिखी होती है वो पूरा घर पढ़ा लिखा हो जाता है, लेकिन जब एक आदमी पढ़ता है तो वो अपनी नौकरी करता है, अपना कमाता है, खिलाता है वो बच्चों को, बट वो अपनी नौकरी करता है, अपना पढ़ाता है, वो कभी बैठकर और दूसरों को नहीं सिखाता है। लेकिन एक औरत के अंदर एक खासियत अल्लाह पाक ने दी है कि जो उसको पता है ना वो अपने बच्चों को सिखाती हुई चलती है, सब कुछ सिखाती हुई चलती है। तो एक औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और मुसलमानी माशरे में जो आजकल हमारे वहाँ हो रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। इसके लिए हमारी लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सरकार जो भी कुछ फायदे दे रही है उसको लो। सरकार हमारी मर्जी की है या नहीं है, डोंट वरी, हम टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम सरकार की फ्री स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं। तो ये मत सोचिए कि सरकार तो हमारे साथ ऐसा कर रही है तो हम इसके फायदे क्यों उठाए, नहीं, हम उसको टैक्स देते हैं, हमारा ही पैसा है, हम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम आज एक बिस्किट भी खा रहे हैं, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मेरे घर में पंखा चल रहा है, इस बिजली का टैक्स मैं दे रही हूँ एक्स्ट्रा, जो मैं बिजली इस्तेमाल कर रही हूँ ज्यादा मैं उसका टैक्स दे रही हूँ। तो अगर मैं उनकी एक स्कीम का फायदा उठा लूंगी तो कोई गलत नहीं हो जाएगा इसमें। इकोनॉमिक जस्टिस एंड वर्कफोर्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इकोनॉमिक जस्टिस दे रहा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फेयरनेस इन प्रोफेशनल, जहाँ हम नौकरी करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वहां पर हमें किस तरीके से सिक्योरिटी मिलती है सरकार के हिसाब से, वो चीज हम देखेंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कई जगहों पर देखा गया पहले टाइम पर और अभी भी कई जगहों पर होता है कि काम सेम होता है लेकिन औरतों को सैलरी कम मिलती है उसी चीज का। अगर एक कंप्यूटर टाइपिस्ट बैठा है, उसको सैलरी अगर 20,000 मिल रही है तो उसी काम के लिए एक औरत को सैलरी 15,000 मिलेगी। ये काफी जगहों पर देखा गया है।
अगर ऐसा कोई सिचुएशन हमारे साथ हुआ है तो आर्टिकल 39D हमें ये हक देता है कि हम उस चीज के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा काम भी सेम है और इसका काम भी सेम है, इसको ज्यादा सैलरी क्यों दी जा रही है और मुझे कम क्यों दी जा रही है, क्योंकि सिर्फ मैं एक औरत हूँ इसलिए। तो इसमें यही चीज लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 39D। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आर्टिकल नंबर 39D है, मैंने आपको बता दिया, अब आप में से कुछ लेडीज होंगी जो शायद बाहर काम ना करती हूँ। अब आप कहेंगे कि मुझे क्या फायदा इसका, मैं तो बाहर काम करने नहीं जाती हूँ। लेकिन क्या पता आपकी बेटी कल को डॉक्टर हो, क्या पता आपकी बेटी कल को इंजीनियर हो और वो काम करने जाए और वहां उसको कम सैलरी मिले। आज आपको ये बात पता होगी, आप अपनी बच्ची को बताओगी कि बेटा बेटा ऐसा ऐसा 39D में हमें ऐसा सिक्योरिटी मिली है, तो वो आपकी बच्ची के दिमाग में रहेगी। कल को अगर उसके खिलाफ ऐसा उसके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। तो ये क्लास सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हमें ही इसका पूरा फायदा होगा, हमारी नॉलेज से हमारी जनरेशन को फायदा होगा। सेफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस इज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर हमारे वर्क प्लेस पर होता है तो उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं। एंश्योर वुमेन डू नॉट लूज देयर जॉब ड्यू टू प्रेगनेंसी और रिसीव पेड लीव। एक और प्रॉब्लम क्या होती है लेडीज को मोस्टली, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है ना, या फिर अगर मैं कहीं जॉब करने गई और आज मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो बंदा मुझे जॉब ही नहीं देता, वो कहते हैं यार ये तो छुट्टी लेती रहेगी बार बार। तो अगर ऐसा कुछ आपके खिलाफ हो रहा है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जिसके अगेंस्ट, जिसमें आप जाकर उसको कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। आप कंप्लेन भी नहीं करेंगे, आप सामने वाले बंदे को बताएंगे ना कि मुझे पता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट में ये चीज बोली गई है, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो बंदा वहीं पर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है कि यार इस बंदे को नॉलेज है तो इसके साथ में कुछ गलत नहीं कर सकता। डिग्निटी इन लेबर, आर्टिकल 42 डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क। आर्टिकल नंबर 42 यही कहता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए वर्क प्लेस पर और कंडीशन ओवर एक्सप्लॉइट ना हो। ऐसा ना हो कि आप 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। अगर वर्क पॉलिसी 8 घंटे के काम की है तो वो आपसे 8 ही घंटे काम ले सकता है, फिर वो आपकी चॉइस है, आप ओवर टाइम करें एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए, एक्स्ट्रा पैसों के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, आज इतना ज्यादा पढ़ा लिखा माशरा होने के बाद भी बहुत अफसोस की बात है कि औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, जिसमें उनके हस्बैंड्स उनको मारते हैं, कई बार उनकी सास उनको मारती है, कई बार उनके भाई उनको मारते हैं, कई बार उनके बेटा उनको परेशान करता है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट ही नहीं, अब्यूज, किसी भी तरीके का अब्यूज डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। चाहे आपको आपका खर्चा ना दिया जा रहा हो, चाहे आपको खाने में परेशान किया जा रहा हो, चाहे आपकी इज्जत ना हो रही हो, चाहे आपको गालियां दी जा रही हो, चाहे आपको ताने दिए जा रहे हो बेवजह। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में कि हमें इस चीज के लिए आवाज उठानी आनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 2005 में एक्ट 2005 में आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर औरत को प्रोटेक्ट करता है फिजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज से। फिजिकल अब्यूज, मारपीट, इमोशनल टॉर्चर करना, हाथ नहीं लगाया बट टॉर्चर इतना किया हुआ है कि वो मेंटली पागल हो गई है, या फिर इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज मतलब हमें हमारे खर्चे के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, काम मैं करती नहीं हूँ, मेरे पास मेरा पैसा है नहीं, हस्बैंड मुझे खर्चा दे नहीं रहा, मुझे छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ रहा है, वो भी एक तरीके से अब्यूज ही है, डोमेस्टिक वायलेंस ही है। तो ये एक्ट हमें सेफ वायलेंस फ्री एनवायरनमेंट देता है हमारे घरों में। अल्लाह ना करे किसी औरत के ऊपर ऐसा वक्त आए कि उसे अपने ही घर वालों के खिलाफ इस एक्ट की जरूरत पड़े, बट बहुत 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 ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम अपने आसपास, अपने पड़ोस में देखते हैं, मिनट मिनट पर इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको पता होगा तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं, और अल्लाह ना करे अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो अपने आप इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप उनको प्लीज नोट करके रखिएगा, मैं क्लास के एंड में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये तो था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स को क्या राइट दिए हैं। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि जब हम कल हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के में सेफ्टी का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड पे हम जाते हैं तो किस तरीके से सेफ्टी अवेयरनेस हमारे लिए जरूरी है। Public transport safety awareness, empowering women via street smart and legal।
आप सड़क पर निकलती हैं, आप सड़क पर चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठती हैं, वहाँ क्या क्या चीजें हैं जो आप फेस कर सकती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। 10 फीट स्मार्ट स्ट्रेटेजी नेविगेटिंग पब्लिक प्लेसेस विद कॉन्फिडेंस। सबसे पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस होना है। आप सड़क पर चल रही हैं, बहुत खराब लोग हमारे आसपास हैं, अगर हम दबे हुए डरे हुए लगेंगे तो लोग आपको डराएंगे। अगर आप सड़क पर चल रही हैं और 4-5 लड़कों का झुंड खड़ा है, अगर आप डरी हुई लगी तो वो आपको डराएंगे। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ऐसा ना लगे कि आप डर रही हैं। आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उनकी हिम्मत खत्म करता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द कोर मैसेज, स्ट्रीट स्मार्टनेस डिफाइनिंग एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट है क्या? एम्पावरमेंट इज जस्ट नॉट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट स्ट्रीट स्मार्टनेस। ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डर हो, आप खट्टे खट्टे मोटे ताजे हो तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे। कॉन्फिडेंस है आप कितना स्मार्टली चल रहे हैं, कितना स्मार्ट आप है ना। स्मार्ट मतलब सजना सवरना नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस तरह से डरे हुए चल रहे हैं, आप स्ट्रेट चल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली स्लो मतलब कॉन्फिडेंटली डर डर के धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं अपना अच्छी स्पीड में कि हाँ कोई मेरे को आज कुछ कहकर देखे तो मैं बताऊं। हैविंग द मेंटल अवेयरनेस एंड टैक्टिकल नॉलेज टू नेविगेट द वर्ल्ड सेफली। अवेयरनेस, स्कैनिंग सराउंडिंग कॉन्स्टेंटली। जब आप सड़क पर जा रहे हैं या फिर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही धुन में चल रहे हैं, अपने आसपास देखते हुए चलिए। आप चल रहे हैं, थोड़ा सा अपने आसपास ऐसे देख लीजिए। आप एक रूम में एंटर कर रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए गए, आप रूम में एंटर कर रहे हैं, एंटर करने से पहले 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा देखिए कि अंदर क्या है, कौन कौन लोग हैं, क्या यहाँ सेफ हूँ मैं या मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए हैं, आपको सीट पे बैठना है, आप पहले आपको खाली सीट दिखी, पहले देखिए उस सीट पे दूसरा बंदा कौन बैठा है, उसके पीछे कौन है, उसके आगे कौन है। थोड़ा सा हमें अपना दिमाग यूज करना होगा। ठीक है। प्रिपरेशन योर रूट एंड एस्केप पॉइंट्स। जब आप घर से निकली हैं, आपको पता है कि मैं घर से निकली हूँ और मुझे मार्केट जाना है, इस मार्केट के बीच का जो भी कुछ रूट है ना, उसको अपने माइंड में पहले से सेट रखिए कि मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ से मुझे बस मिलेगी, यहाँ से मुझे ऑटो मिलेगा और मुझे यहाँ शॉप तक पहुंचना है और फिर वहां से निकलकर मुझे ये पॉइंट से होते हुए वापस आना है। अगर बाय चांस मुझे यहाँ से बस नहीं मिली तो मेरा सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा? क्या मुझे यहाँ पे ऑटो बुक करना होगा या फिर मुझे यहाँ पे टैक्सी लेनी होगी, क्या रहेगा? अगर ये वाला रूट बंद हुआ तो मुझे दूसरा कौन सा रूट सेफ रहेगा? इस चीज को अपने माइंड में एक बार सोच कर चलिए। जब आप सोच कर चलेंगे तो आप ट्रैक में नहीं फंसेंगे। सपोज आपने सोचा नहीं, आप घर से निकले, आपको बस नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, एक कोई दूसरी बस आई, उन्होंने बोला कि हम आपको छोड़ देंगे, आप उस बस में बिना सोचे समझे चढ़ गए और वहां आपके साथ कुछ गलत हो गया। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार हम खुद, क्योंकि हमने पहले नहीं सोचा। अगर हम घर से सोच के चलेंगे मुझे बस नहीं मिली तो मैं ऑटो बुक कर लूंगी, तो मैं यहाँ पे खड़े होकर किसी गलत इंसान के ट्रैप में फंसूंगी नहीं, मैं ऑटो बुक करूंगी और अपने शॉप पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस कैरिंग योरसेल्फ विद एन एयर ऑफ अथॉरिटी। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ, इतना कॉन्फिडेंटली रखो सड़क पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, कि दूसरा वाला इंसान आपके ऊपर हाथ ना डाल पाए। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैवल राइट्स। ट्रैवल के टाइम पे हमें क्या राइट्स मिलते हैं? अभी तक हमने देखा कि हमें अपना दिमाग कैसे यूज करना है, अब हम देख रहे हैं कि क्या हमारे पास राइट्स है। रिजर्व सीट्स, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में लेडीज सीट रिजर्व होती है, या आपका लीगल राइट है, कोई और बैठा है और आपको लगता है उसको सीट की जरूरत नहीं है, तो आप उसको कह सकते हैं कि प्लीज आप मेरा जगह छोड़ दीजिए। अगर आपकी सीट पर कोई बुढ़ा आदमी बैठा है जिसके पैर खराब है तो आप उसे नहीं कहेंगे उठने के लिए, ये तो बेसिक है, ऑब्वियसली दीन भी हमें मना करता है और ह्यूमैनिटी भी हमें मना करती है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी, अच्छा लेडीज को हटा ही नहीं सकते, अगर कोई वहां पे लड़का बैठा है और उस लड़के के पैर काम नहीं कर रहे या फिर वो लड़का इंजर्ड है, तो आप उससे तो नहीं कहेंगे ना कि आप यहाँ से हट जाओ, ये लेडीज सीट है, बैठे रहने दीजिए। बट अगर एक हट्टा खट्टा आदमी वहां बैठा है और आपकी सीट है तो आप उससे वो सीट ले सकते हैं। या फिर आप खड़ी हैं और कोई आपको परेशान कर रहा है, पीछे से हल्का सा धक्का मारता है, कोई टच करता है, तो आप सामने वाले बंदे से कह सकते हैं कि वो ना लेडीज सीट है, आप मुझे बैठने दीजिए। स्टाफ सपोर्ट, कंडक्टर और ड्राइवर जो है आपकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, तो अगर कुछ भी होता है तो आपको कंडक्टर और ड्राइवर को इन्फॉर्म करना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, सेफ्टी टूल्स, एक्सेस टू पैनिक बटन्स। बसेस में, ट्रेन में, सब में बटन और चेन सिस्टम होता है जिसमें आप बटन दबाएंगे, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है, इमरजेंसी लेन्स होती है, चेन्स होती है, जिनको आप यूज करके कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको एड्रेस करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बस में जा रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम टच कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपने उसकी तरफ देखा, वो इंसान आपको खतरनाक लग रहा है, आप हल्ला मचाएंगे तो आपको लगता है कि मुझे खतरा है हल्ला मचाने से, तो आप अलार्म बजा दीजिए। अलार्म बजाएंगी, बस वहीं रुक जाएगी और आपसे, आपके प्रोटेक्शन में काफी लोग आ जाएंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमरजेंसी इंटरवेंशन, रेलवे एक्ट अवेयरनेस। ट्रेन में सफर करते टाइम अंडर सेक्शन 59 ऑफ रेलवे एक्ट के सेक्शन 59 में अगर कोई पर्सन आपकी
कंफर्ट को आपको परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, आपसे लड़ रहा है, आपको हैरेस कर रहा है, आपकी सीट जब्त करके बैठा है, वो आपको सीट नहीं दे रहा है, तो आप रेलवे को कंप्लेन कर सकते हैं और उस पैसेंजर को वहां से हटा दिया जाएगा। इमरजेंसी चेन खींच सकते हैं आप, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, कोई आपको हैरेस कर रहा है तो। और अच्छा, जब आपको कोई हैरेस करे तो आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, आप स्टाफ को देखते हैं कि टीटी को बोलता हूँ कि टीटी मुझे ये परेशान कर रहा है, टीटी ने कुछ एक्ट नहीं लिया, तो फिर आपको चेन पुल करके अपना प्रोटेक्शन लीजिए। यूजिंग पैनिक बटन एंड अलार्म, वही चीज जो मैंने आपको बताई। बसेस में, मॉडर्न बसेस में विंडो के पास होते हैं पैनिक बटन, सेंट्रल कंट्रोल रूम में या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसका अलर्ट जाता है, जो आप बटन वहां दबाते हैं। सीसीटीवी एविडेंस बसेस में, बस वगैरह में आजकल सीसीटीवी कैमरास अवेलेबल होते हैं जिसमें फुटेज वगैरह मिल जाती है इजीली। बस और मेट्रो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी। बस और मेट्रो आपके पब्लिक हेल्पलाइन नंबर्स क्या क्या हैं। अर्ली एग्जिट, अगर आपको लगता है कि कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, आप बस रुकवाइए और उतर जाइए। दिस इज एट लास्ट वी कैन डू, हम आखिर में ये कर सकते हैं कि हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, हम बस रुकवाएंगे और हम बस में से उतर जाएंगे, अगला स्टेशन आएगा ट्रेन का, हम वहां से उतर जाएंगे। ये तो हम कर नहीं सकते अगर हम कुछ भी ना कर पाए। पावर ऑफ वॉइस, दोबारा मैं ये बात बता रही हूँ, बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं, कल भी मैंने आपको ये बात कही थी, बिना मांगे पानी भी नहीं मिलता है, बहुत दूर की बात है। बोलना सीखो। Silence is the harassers greatest ally. Your voice is weapon that shatters their invisibility. अगर आपको कोई परेशान कर रहा है ना बस में और आप चुपचाप बैठे हैं, वो आपको इधर उधर टच कर रहा है और चुपचाप बैठे हैं, वो यहाँ से टच करते करते पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको पहले ही फिंगर लगाने पे उसको स्टॉप कॉल देंगे ना, वो वहीं रुक जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बढ़ने ही मत दीजिए, जहाँ उसने यहाँ हाथ रखा है ना, उसको वहीं पर डांट दीजिए, उसको तेज आवाज में बोलिए, वो वहीं रुक जाएगा और बस से उतरकर चला जाएगा। ये प्राइड है, मैंने पर्सनली टेस्ट किया है। ये सिचुएशन सबके साथ होती है, कोई बताए या ना बताए, सबके साथ होती है। और ये कोई एम्बैरेसिंग चीज नहीं है। आप ये मत सोचो कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो यार मैं ही गलत हूँ। हम गलत नहीं है, वो करने वाला गलत है। अपने आप को गलत मत समझो। अगर कोई आपको टच कर रहा है ना ऐसे करके, तो वो इंसान गलत है, आप गलत नहीं है ना। अगर आपको जाना है तो आप तो बस में जाओगे, बस है किस चीज के लिए, जाने के लिए। तो इस चीज को मत सोचिए कि हम गलत है, कि हमें कोई टच कर रहा है। वो इंसान गलत है क्योंकि गंदी मेंटालिटी लेके बैठा है। तो अपने आप को गलत मत समझिए और बोलिए, स्पीक अप। वर्बल कॉन्फ्रंटेशन, स्पीक लाउडली, तेज से बोलो। तो किसी ने आपको ऐसे किया, आप उसको बोलो आप मत करो, प्लीज मत करो ना, नहीं ऐसे बोलो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, ये होता है। ठीक है, जितनी तेज आपकी आवाज होगी ना, आसपास के लोग देखेंगे हाँ क्या हो रहा है, और वो बंदा वहीं पर चुप हो जाएगा, फिर वहां से निकल जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस उस बंदे के कॉन्फिडेंस को कम करेगा। सोशल प्रेशर, address the bystander directly instead of saying, say, look at what this man is doing, the force the public to take a side and offer support। अब आपको ऐसा लगता है कि इस बंदे से मैं तो नहीं डील कर सकती, तो आप अपने साइड, अपने पास किसी और को कह सकते हैं कि देखना ये ऐसे कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, आप किसी और का हेल्प ले लीजिए। सपोज इधर कोई आदमी खड़ा है जो आपको परेशान कर रहा है, इधर वाला बंदा आपको लग रहा है कि ये ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं भैया देख रहे मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, लीगल सेफगार्ड्स आफ्टर आवर्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 46 हम देखते हैं कि हमें क्या देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेक्शन 46 4 देता है सीआरपीसी सेक्शन गार्ड। अंडर लॉ वुमन कैन नॉट बी अरेस्टेड बिफोर आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एक्सेप्ट इन एब्लिशन। ये मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि सेक्शन 46 में 46 के 4th पार्ट में अगर हमसे कोई क्राइम हो भी गया है और हम वुमेन है और हमें अरेस्ट करना है, तो कोई सनराइज के बाद और सनसेट के बाद और सनराइज से पहले हमें अरेस्ट नहीं कर सकता है। मतलब मगरिब के बाद और फजर से पहले हमें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। दिस इज टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन। नाइट अरेस्ट प्रोसीजर, अगर बाय चांस कुछ ऐसा है भी कि रात को अरेस्ट करना ही पड़ गया, तो फीमेल ऑफिसर होती है, मेल ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है। मैजिस्ट्रेट परमिशन, और उनको रात को अरेस्ट करने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। अगर उनके पास परमिशन नहीं है तो कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है रात के टाइम में। एसेंशियल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स, ये आप देख लीजिए, ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। थ्रेट, एडवाइस और रिपोर्टिंग हैरेसमेंट, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है सड़क पर, कहीं पर भी, स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पर, ऑफिस में, कहीं भी आपको कोई खतरा है कहीं भी, या फिर आपको कोई एडवाइस चाहिए, जैसे कि
मैं मेरे ऑफिस में कोई लड़का है जो मेरी बगल वाली सीट पे बैठता है, वो मुझे परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, वो मुझे गलत नजर से देखता है, मुझे गंदे गंदे कमेंट करता है, तो मैं इस नंबर पे बात करके मैं उनसे एडवाइस दे सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर। आपकी किसी भी तरीके का खतरा, हैरेसमेंट, किसी भी तरीके का, इमरजेंसी रिस्पांस 112 या फिर 100। ये पुलिस कहीं लाइफ थ्रेटनिंग, कोई आपको मार रहा है बहुत ज्यादा, या फिर आपके घर पे कोई आ गया है, उसने आपके घर को तोड़फोड़ शुरू कर दी है, कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी जिंदगी को खतरा है और आपकी पुलिस की हेल्प चाहिए, तो 112 या फिर 100। वुमेन इन डिस्ट्रेस, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है आपके साथ, लीगली आपको परेशान किया जा रहा है, सोशली आपको आपके पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, तो 181। रेलवे हेल्पलाइन नंबर, आप ट्रेन में है, ट्रेन में आपको कोई भी किसी भी टाइप की परेशानी हो रही है, कोई परेशान कर रहा है, स्टाफ हो, आपका पैसेंजर हो, साथ के कोई भी हो, तो 1512। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट आपको देती हूँ, अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड उसके बाद स्टार्ट करूँगी। हो गया, आगे कंटिन्यू करें? कोई भी मुझे एक थम्स अप दे दीजिए अगर नोट डाउन हो गया है सबका, तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिजिटल सेफ्टी टूल्स। कुछ डिजिटल सेफ्टी टूल्स हम देखते हैं कि ऑलवेज कीप योर 112 इंडिया ऐप एक्टिव। 112 इंडिया ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, उसको एक्टिव रखिए, उससे आपकी जो लाइव लोकेशन है वो शेयर होती रहेगी पुलिस स्टेशन को, नियर बाय और आपके फैमिली मेंबर्स को, उसमें एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो किसी भी टाइम। ये आपके डिजिटली आपको सेफ रखने का एक तरीका है, जिससे कि आपको पता रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम आप कहाँ पर हैं, किसी अपने फैमिली मेंबर को और किस नियर बाय पुलिस स्टेशन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रात को कहीं जा रहे हैं, वैसे तो आप कहीं भी जाए आपको जरूरत क्या है पुलिस स्टेशन को पता लगाने की कि मैं कहाँ हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हैं रात को, आपको खतरा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपको जाना ही है, तो आप इस ऐप को एक्टिव करेंगे तो आपका लोकेशन ट्रैक होता रहेगा और अपने फैमिली मेंबर्स को उसमें ऐड कर सकते हैं, जिनको पता रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। कल को अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो पुलिस के पास ऑलरेडी डेटा होगा कि आप कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं। ये ऐप आपको 24 घंटे ओपन रखने की जरूरत नहीं है। जब आप कहीं जा रहे हैं उस टाइम ओपन करिए, स्टार्ट करिए और वापस आके बंद कर दीजिए। 24 घंटे आपको कोई ट्रैक नहीं करेगा। इससे क्या होता है, अल्लाह ना करे आप कहीं गए रात को, आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, पुलिस आपको लोकेशन ट्रैक करने में 2 दिन लगा देगी, लेकिन इसमें आपका लोकेशन ऑलरेडी होगा, तो सही रहेगा। मेरा नाम है उरूसा। पहले मेरा नाम उरूसा परवीन था, बट कोई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मेरा नाम सिर्फ उरूसा रह गया है अब, तो अभी मेरा नाम सिर्फ उरूसा है। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये चीज आपको समझ आ गई, एम्पावरमेंट किस तरीके से हमें, रोड सेफ्टी और सब चीजें हमें किस तरह से लेकर चलनी है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो चीजें हमने अभी इस सेक्शन में बात की ना, उन चीजों की वजह से लड़कियों को बाहर भेजा ही नहीं जाता था। अभी भी काफी फैमिलीज है हमारे जानने में भी, काफी ऐसी फैमिलीज है जिनमें लड़कियों को भेजा ही नहीं जाता, क्योंकि लड़कियों को यही नहीं पता कि उन्हें आधा किलोमीटर दूर जाके रास्ता भूल जाएंगी, क्योंकि घर वालों को ना ये सब बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ऐप मेरी नहीं है सईफा परवीन, ऐप गवर्नमेंट की है। ऐप का नाम है 112 इंडिया ऐप। 112 इंडिया ऐप, ये गवर्नमेंट ऐप है, आप इसका नाम नोट कर सकते हैं, 112 इंडिया ऐप। ये रहा, ठीक। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अभी क्या होता है, अभी हमारे वहाँ पे कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो मेरी ही उम्र की है और उनको ये नहीं पता कि उनके घर से आधा किलोमीटर जाकर कौन सा रास्ता आता है और उन्हें कैसे जाना है अगर कहीं जाना होगा तो। क्योंकि उनके घर वालों को ये सब खतरे होते हैं कि हमारी लड़की बाहर जाएगी तो उसके साथ ये हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अपनी लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस दे दो ना, अब उनको रोकने की बजाय उनको कॉन्फिडेंस दो, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दो कि वो बाहर जाए तो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, है ना। इसलिए अभी हमारा एक और सेक्शन रहता है जो है पब्लिक प्लेसेस पर सेफ्टी रूल्स। आई थिंक अभी हमने ये किया है या दूसरा, देखते हैं।
पब्लिक प्लेसेस पर हमें कैसे सेफ्टी रूल्स क्या है, एक बार हम इनको देख लेते हैं। वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, सेफ्टी इज राइट नॉट अ प्रिविलेज। हमारी सेफ्टी हमारा हक है, ठीक है, तो हमारा हक हमें लेना है। हमें सेफ्टी देकर कोई हमारे पर एहसान नहीं कर रहा है, वो हमारा हक है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, जब आपको पता रहेगा ये मेरा हक है तो आप उस चीज से हिचकिचाओगे नहीं। एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, reclaiming spaces, public space, school, market, office, street are meant for all reasons. There should never be the reason for exclusion. जो चीज मैंने आपको बताई, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, मार्केट जाना या फिर सड़क पर चलना, ये हमारा हक है। यहाँ की सेफ्टी हमारा हक है। हमें डर से अपने आप को रोक नहीं लेना है कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं या फिर हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। वहां पे जिस भी टाइप का डर है उसके अगेंस्ट लड़िए, उसके अगेंस्ट आवाज उठाइए, उससे डर कर मत बैठ जाइए। आज आपको ऑफिस में डर लग रहा है, कल को आपको सड़क पर डर लगेगा, परसों आपको अपने घर में डर लगेगा। डर से लड़ना सीखिए। Legal awareness, understanding your rights is the first step toward confidence. When you know the law, you carry a shield that no harasser can penetrate. Legal awareness लाइए। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी तक इस क्लास में, कल वाली क्लास में भी, वो देखिए टाइम कम है, मुख्तसर चीजें मैं बता सकती थी, लेकिन पढ़िए, चीजों को पढ़िए, चीजों को जानिए। जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी और आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट है जीरो FIR। जीरो FIR मैंने कल आपको बताया था, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप कहीं और है, कहीं से भी आप FIR करवाइए और फिर उसको अपने थाने में ट्रांसफर करवा सकते हैं बाद में। जीरो FIR की जरूरत क्या है? इमीडिएट एक्शन, प्रिवेंट ऑफ लॉस, पुलिस आर लीगली बाउंड टू रजिस्टर एंड स्टार्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। मेरा पर्स यहाँ खो गया या फिर यहाँ मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, मुझे किसी ने शूट करने की कोशिश की, मुझे किसी ने हैरेस किया, मुझे किसी ने किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन मेरा घर है कहीं और, तो मैं यहाँ पर जीरो FIR लिखा सकती हूँ। अभी उस चीज के खिलाफ शुरू हो जाएगा एक्शन पुलिस का। एफिशिएंट ट्रांसफर, द स्टेशन ट्रांसफर्स द FIR टू रेलेवेंट ज्यूरिडिक्शन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आपको जरूरत नहीं है ट्रैवल करने की, हाथों हाथ आपका केस पुलिस खुद ही ट्रांसफर कर देगी आपके एरिया पे। मैंडेटरी ड्यूटी, ऑफिसर्स कैन नॉट रिव्यूज। जीरो FIR अगर आपने कराई है तो ऑफिसर रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑफिसर मना कर रहा है कि मैं जीरो FIR नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको धमका सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि ऑफिसर मुझे मना कर रहा है FIR दर्ज करने से। नेक्स्ट है जीरो FIR और रेगुलर FIR में क्या फर्क होता है? रेगुलर FIR जो है स्पेसिफिक क्राइम लोकेशन पे की जाती है, जीरो FIR कहीं भी की जा सकती है ऑल ओवर इंडिया। FIR का नंबर रेगुलर में हाथों हाथ दिया जाता है और जीरो FIR में FIR नंबर 0 होता है हमेशा, क्योंकि जब फिर आपके लोकेशन पे लग जाएगा तब वहां पे जाके नंबर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जो है रेगुलर FIR में आपके स्टेशन में स्टार्ट होगी और जीरो FIR में उसी टाइम हाथों हाथ स्टार्ट हो जाती है जब आपने जीरो FIR कराई है। जो क्या जरूरत है इसका? इमरजेंसी में जीरो FIR कराना बेटर रहता है। योर राइट टू प्राइवेसी, आपका राइट टू प्राइवेसी क्या है? सेक्शन नंबर 164 कहता है कि एक औरत की डिग्निटी और उसकी प्राइवेसी, मतलब उसकी इज्जत और उसकी प्राइवेसी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट के खिलाफ लड़ने के लिए सेक्शन 164 है। अगर आपकी प्राइवेसी में या फिर आपकी इज्जत पे कोई आंच आई है किसी भी टाइप की, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही स्टेप हो, बड़ी ही चीज हो, किसी ने आपको गाली दी, तो वो आपको सेक्शन 164 में कवर होता है। जुडिशियल ओवरसाइट, statements are recorded before magistrates to ensure they are free from public pressure and external influence. आप अपने स्टेटमेंट प्राइवेटली मैजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे कोर्ट के सामने अपनी स्टेटमेंट देनी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है या फिर आपको इस चीज का खतरा है तो आप मैजिस्ट्रेट से कह सकती हैं कि मुझे अपना प्राइवेटली स्टेटमेंट देना है, मैं सबके सामने नहीं देना चाहती। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट प्रोसीजर्स इन सर्टेन सेंसिटिव केसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द विक्टिम्स रेजिडेंस। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है ना और हमने उसकी कंप्लेन कर दी, कई बार हमारी जान को खतरा हो जाता है। जैसे हमने काफी केसेस में देखा है कि जो कंप्लेन करता है उसी को मार दिया जाता है पहले तो अगर ऐसा कुछ है और आपको लगता है मैं अपने घर में सेफ हूँ, तो आपकी स्टेटमेंट आपके घर से रिकॉर्ड हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको जाना ही है कोर्ट वहाँ पे स्टेटमेंट देने के लिए। जहाँ पे आपको सेफ लग रहा है वहां पर आप दे सकते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फीमेल ऑफिसर प्रेजेंस। अगर आपका लेडीज का कोई भी केस है तो 100% फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए वहां पर, बहुत जरूरी है फीमेल ऑफिसर का होना। अगर फीमेल ऑफिसर नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन से इनकार कर सकते हैं, आप प्रोसेस से इनकार कर सकते हैं कि मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगी या फिर मैं अरेस्ट नहीं होंगी या फिर मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। फीमेल ऑफिसर को पहले आप ये कराओ। नेक्स्ट है डीकोडिंग एंटी हैरेसमेंट लॉ। अगर आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है तो उसमें लॉ में क्या है, IPC की धाराएं क्या हो सकती हैं। सेक्शन 354 आउटरेजिंग मॉडेस्टी,
claiming or criminal force, commonly known as eve teasing. The section covers any act including outrage of women modesty. It carries punishment 1 to 5 years. eve teasing आई होगा, आप लोगों को पता होगा, जब हम सड़क पर जाते हैं 36 कमेंट आते हैं, कोई इधर से कमेंट करता है, कोई उधर से कमेंट करता है, कोई टच करने की कोशिश करता है, बस में होते हैं तो कोई गंदे तरीके से टच करता है, कोई गंदे कमेंट मारता है, वो सब कुछ ईव टीजिंग में आता है। ईव टीजिंग के अगेंस्ट हम सेक्शन 354 में कंप्लेन कर सकते हैं और जो मुजरिम होता है उसको 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा मिलती है। Broad application, this include unwanted physical contact, gesture और words that are intended। तो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है हमारा? फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई हमें टच करता है फिजिकली, जेस्चर, कोई हमें गंदे इशारे कर रहा है, वर्ड्स, कोई हमें गंदी बातें बोल रहा है, कोई हमें या फिर हमारी इज्जत को खतरा है पब्लिक या फिर प्राइवेट प्लेस पर। नेक्स्ट है स्टॉकिंग एंड वैलेरिज्म। हमें कोई स्टॉक कर रहा है, सेक्शन नंबर 354 में कोई हमारी फोटोज ले रहा है प्राइवेटली, कोई हमें किसी भी तरीके से देख रहा है, कोई हमें फॉलो कर रहा है, उसको हम हमारे कॉन्सेंट के बिना उसको हम सेक्शन नंबर 354 में बुक कर सकते हैं कि ये बंदा हमें बिना जान पूछे इसने मेरी फोटोज ली है। कई बार होटल के रूम्स में या फिर पब्लिक वॉशरूम में या फिर हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो जो ट्रायल रूम्स होते हैं वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। सेक्शन नंबर 354D में स्टॉकिंग क्या होता है? किसी भी तरीके से हमारा पीछा करना, चाहे वो हमारी सोशल मीडिया के थ्रू हमें देखा जा रहा है कि हमारी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है, या फिर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मेरे पीछे 2 लड़के बाइक पे कॉलेज जा रहे हैं, लड़के ही हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, अगर हमें कोई स्टॉक कर रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, हम पे कांस्टेंट नजर रखे हुए हैं, तो वो हमारा सेक्शन नंबर 354 के अंदर हम उसको कंप्लेन कर सकते हैं, उसको बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल डिजिटल सेफ्टी। डिजिटल सेफ्टी की कुछ चीजें जो हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। स्ट्रिक्ट प्राइवेसी, एंश्योर सोशल मीडिया ऐप आर प्राइवेट। ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो है अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसको हमें प्राइवेट रखना बहुत जरूरी है, जिससे सिर्फ वही लोग हमारी फोटोज या फिर हमारी एक्टिविटीज देख पाए जो हमारी फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पर है। लोकेशन शेयरिंग, बी कॉशियस अबाउट चेकिंग इन और शेयरिंग लाइव लोकेशंस। लाइव लोकेशंस यूजलेसली शेयर मत कीजिए, अगर जरूरत है तो आप शेयर कीजिए, यूजलेसली लाइव लोकेशंस किसी के साथ शेयर मत कीजिए। फोटो प्रोटेक्शन, यूज प्रोफाइल पिक्चर गार्ड। आजकल व्हाट्सएप पे सब जगह प्रोफाइल पिक्चर गार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं भी अपनी प्रोफाइल फोटो लगा रखी है तो उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता है या फिर उसको सेव नहीं कर पाता है, तो उसको आप एक्टिव करिए। 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, जो आपका ईमेल आईडी है कुछ भी है तो उसमें 2 फैक्टर ऑथराइजेशन होता है, वो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसको आप क्लिक करेंगे तभी कोई उसको लॉग इन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इंडियन साइबर लॉ IT एक्ट, सेक्शन 66E में, सेक्शन 66E प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। आपकी प्राइवेसी जिसमें ट्रांसमिटिंग इमेजेस ऑफ अ पर्सनल प्राइवेट एरिया विदाउट कंसेंट, आपके कंसेंट के बजाय अगर आप एक होटल में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपके किसी ने फोटो लिया और किसी को भेजी, ये सेक्शन 66E में आपका बुक हो सकता है। सेक्शन नंबर 67A, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। अगर आपकी किसी भी तरीके की सेक्सुअल किसी भी ऐसी फोटो जो आपको अनकंफर्टेबल हो आप जिससे, जैसे कुछ फोटोज को मॉर्फ कर दिया जाता है, फोटो हमारी है, हमारा फेस उठा के किसी और गंदी फोटो पे लगा देते हैं, इस चीज को हम सेक्शन 67A में नोट कर सकते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये काफी काम आते हैं क्योंकि ये सब इसी दुनिया में हो रहा है ना। हम अगर ये सोचे हमारे साथ ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, तो जरूरी नहीं है कि आगे भी नहीं होगा। अल्लाह हम सबको बचाकर रखे इन सब चीजों से, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। हमारे साथ ना हो, हमारे किसी जानने वाले के साथ हो, हमें पता होगा तो हम उसको तो बता सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन हेल्पलाइन 1091, इमरजेंसी 112 और साइबर क्राइम 1930, ये 3 हेल्पलाइन नंबर याद कर लीजिए, अपने दिमागों में बिठा लीजिए, ये कभी भी यूज हो सकते हैं। वुमेन हेल्पलाइन 1091, इमरजेंसी 112, साइबर क्राइम 1930। तो आज का जो हमारा ये 2 दिन का क्लास था, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हमें मजबूत करने के लिए क्या चीजें जरूरी है, ये हम क्विकली देख लेते हैं। एक मुसलमान औरत को नॉलेज लेना, इल्म सीखना, अपने हुकूक का पता होना और अवेयरनेस होना, चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कौन सा स्क्रीनशॉट लेना था आपको, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट है सिक्योर द फ्यूचर, अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। आप सिक्योर रहेंगे तो आपकी पूरी फैमिली सिक्योर रहेगी, दीन और दुनिया दोनों के हिसाब से। नेक्स्ट है इमेज सोर्सेज,
वुमेन हेल्पलाइन नंबर वाले आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर के स्क्रीनशॉट मैं अभी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप लोगों के पास चले जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग को ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने कल मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को विजिट किया, मेरे यूट्यूब चैनल को। वो मेरा अभी स्टार्टिंग ही है, मैंने अभी स्टार्ट किया है। देखिए यूट्यूब पे मेरी अर्निंग सोर्स यूट्यूब नहीं है, मेरा अर्निंग सोर्स मेरी क्लासेस है, मेरा कंटेंट राइटिंग है। वो मैंने सिर्फ इसलिए किया है जिससे कि जो मेरी नॉलेज है इस्लाम को लेकर वो मैं और दूसरों तक पहुंचा पाऊँ। तो इस चीज में मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और मेरा अर्निंग जो है वो डिफरेंट है। यूट्यूब सिर्फ मैं एक इसलिए कर रही हूँ जिससे कि मैं अपनी नॉलेज दूसरों को दिखाऊं, और वो चीज मुझे उस चीज से मुझे सवाब भी मिल सके, क्योंकि दुनिया ही नहीं दीन भी जरूरी है, आखिरत में भी हमें अल्लाह को शक्ल दिखानी है, हमें आखिरत बनानी है, इसी दुनिया में बनानी है। दूसरी चीज, अगर आप में से कई लोगों ने मुझे कल कल बहुत ज्यादा कॉल्स आए हैं मेरे पास मेरे कोर्सेज को लेकर, तो स्पीक स्मार्ट नाम का मेरा इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन ही है सब कुछ, ऑफलाइन कुछ नहीं है। इसमें मैं क्लासेस कराती हूँ इंग्लिश स्पीकिंग जो है 5 साल से बच्चे से स्टार्ट करते हैं हम, और कितने भी साल तक का इंसान इसको ज्वाइन कर सकता है। कंटेंट राइटिंग, जो लेडीज चाहती हैं घर से बैठकर पैसे कमाना, उनके लिए कोर्स अवेलेबल है, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग वगैरह के। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अगर आपको बोलने में दिक्कत है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको इंग्लिश आती है बट आपसे बोला नहीं जाता है, उस चीज के अब आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये मेरा इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के लिए आप लोग एनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंटेंट राइटिंग कोर्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कंटेंट राइटिंग कोर्स उन लेडीज के लिए जो घर बैठकर पैसे कमाना चाहती हैं और वो कुछ स्किल सीखना चाहती हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 5 साल के बच्चे से स्टार्ट हो जाता है और किसी भी एज का इंसान इसको ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको कहीं इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत कुछ। ये मेरा फोन नंबर है, आप मेरे फोन नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये अस्लाम इंस्टीट्यूट, जहां इल्म दीन रोशनी बिखेरता है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसा इदारा है जहां इस्लामी तालीमात को निहायत मोहब्बत और इखलास के साथ सिखाया जाता है। हमारा मकसद सिर्फ कुरान पढ़ाना नहीं बल्कि कुरान को ज़िंदगी में उतारना है। यहाँ तलबा को सिखाया जाता है कुरान करीम की सही तिलावत और तजवीद, नूरानी कायदा और नाजरा, हिफ्ज़ुल कुरान की सहूलत, बुनियादी दीनी तालीमात और ज़रूरी अकायद, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी आदाब। हमारी कोशिश है कि हर बच्चा और हर तालिब इल्म ऐसा मुसलमान बने जो दीन पर अमल करने वाला, अखलाक में नर्म और दुनिया में एक अच्छी मिसाल बन सके। आप अभी अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए राबित करें अल अस्लाम इंस्टीट्यूट।